अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगत बाकर। आज के प्रोग्राम का उन्वान हमने दिया है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नया इत्तेहाद या नया टकराव। देखिए नाज़रीन, अगर हम बात करें तो एक एक मामले पर, किसी एक ख़बर पर या किसी एक कोई एक वाक़या हो जाए, उस पर हम मुसलसल प्रोग्राम में बात करते रहे हैं। लेकिन हमारे इन प्रोग्राम्स के साथ साथ एक वो हमारी कोशिश और इनफरादियत भी ये होती है, और मैं कहूँगा कि इनफरादियत से ज़ायद की कोशिश हमारी ये होती है कि हम ख़बरें जो आती हैं, ख़बर जो यानी जो भी वाक़या होता है तो वो तो आप देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो उसका कॉन्टेक्स्ट होता है उस पर हम बात करते हैं। और पूरी कोशिश यही होती है कि हम जो मीडिया की जानिब से, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे वो यानी वेस्टर्न मीडिया हो, इनकी जानिब से जो कुछ भी कहा जा रहा है यही सब कुछ नहीं है, बल्कि बहुत कुछ और है, वो बताने की हमारी कोशिश हमेशा इस प्रोग्राम में रही है। और पिछले अगर हम 10-11 सालों से अगर मैं कहूँ तो वही हमारी कोशिश रही है। लेकिन ये देखा ज़रूर गया कि जब भी हमने उस कॉन्टेक्स्ट को समझने और उस पर गहराई के साथ बात करने की कोशिश की, तो शायद वो बातें लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक नई मालूम हुई, या फिर ये समझा गया। वैसे बहुत सारे लोग एतराफ़ करने वाले भी हैं, और उसको फिर उन्होंने कुछ ही वक्त में पाया और उसका वो एतराफ़ भी करते रहे और कहा कि हाँ, ये बात की जाती थी और ये सारा का सारा मामला इस तरह से हुआ। तो इसी तरह से बहुत सारे मामलात हैं जो एक वक्त गुजरने के बाद फिर वो खुलकर सामने आते हैं। हम किस किस के हवाले से बात करें। बहरहाल जो गहराई के साथ मुताला रखते हैं, जो यानी किसी भी मामले को एक रिसर्च की बुनियादों पर देखते हैं, वो इसको अच्छी तरह से समझते भी हैं। तो मैं इतनी तमहीद इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत दिनों के बाद मौजूद मेहमान हमारे साथ, जिस तरह से उन्वान हमने तय किया है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नया इत्तेहाद या नया टकराव, तो इसी मुनासिबत से मौजूद मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं काफ़ी दिनों के बाद। बहरहाल क्यों, कैसे, वो सारी चीज़ों की तफसीलात नहीं, बल्कि हम बातचीत में उस हवाले से ज़रूर करेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज्ज़ियाकार वाहिद नसीम साहब। मैं वाहिद साहब का इस्तकबाल करता हूँ। वाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वाहिद साहब, आपसे बात हो रही है और मौजू भी जो है वही है जिसमें यकीनन जो है शायद कई सीरीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी बातें हमने कर दी जो आज जो है इस थोड़े से वक्त में, यानी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अगर मैं कहूँ तो वो सारी चीज़ें हमको नज़र आ रही हैं, और शायद एक एक पर अगर बात करें तो एक एक घंटा जो है उसके लिए वक्त लगेगा आपके साथ। वह सब आज का प्रोग्राम जिस तरह से हमने दिया है, इसी में जो है हम बात करेंगे गाज़ा से मुतालिक। नाज़रीन, गाज़ा से मुतालिक ट्रंप के बयानात पर बात करेंगे, मनसूबा जो जिस तरह से उसने ज़ाहिर किया उस पर बात करेंगे, और ट्रंप के इख्तिदार में आने के बाद जिस तरह से एक ट्रेड वॉर भी शुरू हुई है उस पर भी हम बात करेंगे, और टैक्सेस और टैरिफ जिस तरह से ट्रंप ने जो आयत किए हैं, जिसका ऐलान किया है, कभी यूरोप को कुछ कह रहा है, कभी यानी दीगर ममालिक को कह रहा है, कनाडा को कह रहा है, चाइना को कह रहा है, सारी चीज़ें और उसके असरात क्या वर्ल्ड पर हो रहे हैं उस पर बात करेंगे। अमेरिका, चीन, रूस, यूरोप, अरब ममालिक, भारत और फिर पाकिस्तान, ये भी कहीं ना कहीं ये जो कुछ सिनेरियो तब्दील हो रहा है उसके साथ ये तमाम ममालिक भी हमको जो है किसी न किसी वास्ते से, यानी दोस्ती की शक्ल में या फिर अख्तलाफ की शक्ल में, ये हमको नज़र आ रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ 2016 और 17 के हमारे प्रोग्राम्स को अगर आप याद करें तो मौजूद मेहमान वाहिद नसीम साहब, जिन्होंने सवाल, ऐसे बहुत सारे मामला थे, लेकिन ये एक ज़िमनी तौर पर एक बात करते करते याद आ रहा है तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ US एड के हवाले से। वाहिद साहब ने कहा था कि ये जो US एड है, ये दरहकीकत इनकी क्या सरगर्मियाँ होती हैं। शाम के हवाले से हम बात करते थे, शाम की जंग के हवाले से हम बात किया करते थे, तो उस वक्त इनका किस तरह से यानी कि इंसानी इमदाद रसानी और राहतकारी के नाम पर इनके जो काम, इनके करतूत जो हुआ करते थे, तो उस हवाले से वाहिद साहब बहुत कुछ उस वक्त कहा करते थे। उसके बाद फिर हमने देखा कि रशिया ने इनको अपने पास से निकाला था। अब उसके बाद कई बरसों के बाद आज एलन मस्क जो कुछ US एड के हवाले से कह रहे हैं कि ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो बहरहाल वो एलन मस्क क्यों कह रहे हैं वो भी बहुत सारे समझना की बात है, तो बहरहाल उस पर भी बात करेंगे। एलन मस्क का भी जो यानी किरदार है, डोनाल्ड ट्रंप इज़ फर्स्ट और एलन मस्क इज़ फर्स्ट, उस पर भी हम बात करेंगे कौन है।
और फिर इसके साथ साथ हमारे हिंदुस्तानी माइग्रेंट्स की बात करें तो इनको भेजा जा रहा है, भारत ने भी उसको कबूल किया है, बल्कि भारत के वज़ीर ख़ारजा ने यहाँ तक कहा है कि हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे जो इस तरह से गैर कानूनी तौर पर जो है यूएस को लोगों को भेजते हैं। लेकिन बहरहाल एक अफसोस की बात यह है कि जिन्होंने बरसों रहकर अपने देश को बहुत कुछ भेजा, उनके हाथों में हथकड़ियाँ पहनाने की भी बात सामने आ रही है। उस पर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। देश की भी कहीं ना कहीं इसी में बात आ जाएगी, रोज़ाना देश की बात ही कर रहे हैं। भाई साहब, मैं आगाज़ करना चाहूँगा, मैं चले आप पर छोटा सा, साथ ही साथ ये सारे मामले में गाज़ा के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के बयानात और अरब दुनिया। भाई साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद क्या वाकई कोई एक तब्दीली आप देख रहे हैं या फिर ऐसी कोई बात नहीं है, ये आर्जी मामलात हैं? यानी जिस तरह से हमने उन्वान दिया है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नया इत्तेहाद या नया टकराव, कोई इत्तेहाद वाली, कोई सुलझने वाले मामलात हो रहे हैं या नहीं मुंतशिर होने वाले मामलात हो रहे हैं? जी भाई साहब, यहीं से आगाज़ करेंगे। जी, देखिए, ट्रंप की आमद ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक मतलब इसे आप पहला नहीं बल्कि इसे कह सकते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया। और वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने का मतलब यही था कि ट्रंप चेंज हो गया। और ट्रंप आया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। ये अच्छा भाई साहब, यहाँ पर बात ये कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये है किसका? ये कौन है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी क्या ये कॉन्स्पिरेसी है जस्ट? नहीं, मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ शॉर्ट में बताने की। देखिए, हमने इस पर बहुत बार इस पर बात की थी। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बेसिकली कॉन्स्पिरेसी नहीं बल्कि एक यहूद, जिन्हें आप ये कह सकते हैं कि इजरायली अमेरिकी लॉबी, जिसे मैंने बार बार रोथशाइल्ड एम्पायर कहा, जिनके नाम मैंने लिए, आज पूरी दुनिया में वो नाम जो है लिए जा रहे हैं, उन पर लिखा जा रहा है, बातचीत की जा रही है। वो अलग बात है कि इंडियन मीडिया बेचारा अभी डिप्लोमेसी में बचा है, तो इसलिए वो ज्यादा इन पर बातें नहीं करता है। तो ये डिप्लोमेसी की एमेच्योरिटी भी आप देख ही रहे हैं हर कदम पे। वही वजह पत्रकारों में भी है कि उतनी समझ उनमें नहीं है कि वो इस मामले को समझ पाते। हालांकि मैं 12-15 साल जो है इस पर लिखता रहा, कहता रहा, और आपके साथ पिछले 11-12 सालों में मैंने लगातार बातें की। तो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये उनकी एक तमन्ना थी कि जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे जो एसडीजी गोल, जिन्हें हम एजेंडा 2030 कहते हैं, जो हमारी नीति आयोग ने अपनाया है, उसमें इन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि हमें मिनिमम जो है इन सालों के अंदर 2030 के अंदर 30 से 35% जो जनसंख्या है वो कम करनी है। उसके अलावा फूड को अपने कंट्रोल में उन्हें लेना है। उनके इसके अलावा जितने प्रोग्राम में आप देखेंगे, यूसेड की आपने बात की है, यूकैड भी है। हाँ, मतलब यूकैड और यूसेड में दोनों का नाम लेता रहता था हमेशा, यूकैड और यूसेड। तो ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फॉर इंटरनेशनल, ये इसका नाम होता था। और ये डेवलपमेंट जो करती थी, रिलेशन डेवलपमेंट की जो बात करते थे, इसमें यही आज पूरी, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में रूस का मीडिया भरा पड़ा है, अमेरिका का मीडिया भरा पड़ा है, बाकायदा अमेरिका के विरोधी और समर्थक यूसेड को लेकर जो है हंगामा बर्पा कर रखा है। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उसका भी एक अहम रोल है, क्योंकि दुनिया की सत्ता बदलना, और ये दिखावे के लिए आपने और हमने कितने प्रोग्राम किए कि दरअसल ये कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, मतलब यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो ये जो थी, ये इस एजेंसी का काम ही दुनिया में सत्ता परिवर्तन करना था, लॉबिंग करना था, जिसे मैं नहीं कह रहा हूँ आज हमने तो 10-12 साल कहा। आज तो ट्रंप कह रहा है ये बात, आज एलन मस्क कह रहा है ये बात, आज जो उसके अलाई मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि इसको हम बंद कर रहे हैं और इसका कार्य जो है वो हालांकि अभी किसी और ने टेक ओवर किया है, बट इसको धीरे धीरे पूरी तरह से चेंज करना और इसको खत्म करना जो दुनिया में बदनवानियां हैं। अच्छा, इल्ज़ाम ये आयद हुआ यूएस एड पर कि खुद एलन मस्क ने कहा कि बिलखुसूस जो कोविड का वक्त था उस मौके पर, और उसी वक्त हम बात किया करते थे, उस मौके पर इन्होंने यानी एक किस्म की इमरजेंसी पैदा की, एक किस्म की जो है हिजानी कैफियत इन्होंने पैदा की, और फिर उसमें साथ ही साथ उन्होंने बायो वेपन जो हैं उसका भी हम बात किया करते थे। तो बायो वेपन की जो रिसर्च है उसमें इन्होंने फंडिंग की। जी
नहीं, इन्होंने सिर्फ बायो वेपन की रिसर्च में फंडिंग नहीं की है। एलन मस्क पूरा सच नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहा है वो। जी। आप उसको हल्के में मत लीजिएगा। देखिए ये जो लॉकडाउन के फार्मूले थे, ये दुनिया को लॉकडाउन करके, इनको घरों के अंदर कैद करके, ये उनका एक पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक प्रोग्राम था, जिसमें इन्होंने ये कंट्रोल, उससे पहले इन्होंने एक मैगजीन में छपवाया था, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल का मतलब ये था कि पूरी दुनिया के राजा, मुशीर, मंत्री सब उनके कंट्रोल में है। जिस तरह वो हाँकते हैं उस तरह उनकी लगाम पकड़ के हाँक लेते हैं, और पूरी दुनिया पे लॉकडाउन करवा कर उनके लोगों को घरों में बंद करा दिया, अर्थव्यवस्थाएं का बेड़ा गर्क करा दिया। ये सब यूसेड का और यूकेड का नाम वो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यूकेड को आप MI6 माने, ये CIA है यूसेड, और MI6 जो लंदन की एजेंसी है वो यूकेड है। तो दोनों मिलकर पूरी दुनिया में बदमाशियों के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। आज आपको हैरत होगी कि भारत के आप जितने प्रोग्राम देखेंगे, यूसेड उनमें पार्टनर है, बाकायदा आपकी सड़कों में पार्टनर है, आपके हेल्थ प्रोग्राम में पार्टनर है, आपके गरीबी उन्मूलन में पार्टनर है, आपके हरित क्रांति में पार्टनर है। यही बदमाश एजेंसी है, जिसको मैं बदमाश कहूँ तो क्या दिक्कत है? आज ट्रम्प बदमाश कह रहा है, आज एलन मस्क जो है क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का जो है एलिगेशन लगा रहा है। अच्छा, फिर सवाल यहाँ पर ये कि एलन मस्क इतने उन पर इतना बिलीव और वो इस तरह की बात कर रहे हैं, इनके खुद के किरदार पर कितने सवालिया निशान नहीं है, वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? जहां ट्रम्प ये भी कह रहे हैं कि आपको अपने तौर पर जो है इस तरह के कोई फैसले करने या फिर बैन लगाने या फिर इस तरह की बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एलन मस्क और ट्रम्प दोनों के हवाले से, ये दोनों जो शख्सियात हैं, तो ये भी एक समझ के बालातर बात है। खुद जो ट्रम्प की जो काबीना है सारी, उसमें भी जिस तरह के लोग हैं, तो भाई साहब ये चाहते क्या हैं, ये भी बात है। ये किधर के हैं, इधर के उधर के, समझ के बाहर है मतलब। मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की। एक्चुअली एक अदृश्य यानी कि एक शेडो गवर्नमेंट होती है, शेडो गवर्नमेंट चलाई जाती है, जिसे छाया सरकार भी कहते हैं, जिसे अदृश्य यानी इनविजिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो बेसिकली उसमें 100 लोगों को ये दुनिया के इकट्ठे करते हैं, और दुनिया के हर देश में से, हर सूबे में से कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर काम करते हैं। ये सारा काम रोथशाइल्ड एम्पायर का है। रोथशाइल्ड एम्पायर जब मैं बोलता हूँ तो उसका मतलब होता है वो 17 यहूदी परिवार है, जिनका तेल पर, गोल्ड पर, हथियारों पर, दवाइयों पर, फैशन पर, सब पर उनका कंट्रोल है, और बैंक उनकी जो है रखेल है। तो बैंक और इकोनॉमी पूरी दुनिया की उनकी रखेल है। ये वो परिवार है जो रोथशाइल्ड एम्पायर कहलाता है। तो बेसिकली इसमें रॉकफेलर, JP मॉर्गन, ये सारे लोग आते हैं, स्मिथ परिवार, बहुत सारे लोग आते हैं, सोरोस भी उसी कैंप का एक हिस्सा है। तो कुल मिलाकर बात ये होती है, बकर साहब के रोथशाइल्ड एम्पायर जो है वो ये चाहता था कि इसमें गाजा भी एक फैक्टर था, इसमें इजराइल भी एक फैक्टर था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उन्होंने करवाया, सेकंड वर्ल्ड वॉर उन्होंने करवाया, जिसमें इन तमाम जो यहूदियों को तो जिन्हें वो सच भी मानते हैं, उनको खदेड़ के किसी तरीके से जमा किया जाए ताकि मसीहा को बुलाया जा सके। तो वो एक गेम था, क्योंकि दुनिया तो उनके कंट्रोल में पिछले 250 साल से चल रही है। तो ये 250 साल का सफर है, इसमें उन्होंने पूरी दुनिया पर एक अलग तरीके से राज किया है। वो उनका जवाल जो है ये शुरू हुआ है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। हालांकि उन्होंने इस दुनिया का जवाल, जिन्हें वो हम लोगों को जानवर मानते हैं, जैसे आज आपने देखा होगा हमारे लोगों को जिस तरीके से हथकड़ी लगाकर, जिस तरह पैरों में बेड़ी डालकर, जिस तरीके से आपने एयरफोर्स लगाकर डाला है, ये वो हम लोगों को इंसान ही नहीं मानते हैं। दिक्कत ये है। तो बेसिकली क्या है कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का उनका मकसद था कि भेड़ बकरियों को की बीमारी के, कोविड के, किसी न किसी जो जैविक वेपन है उसके जरिए इनको खत्म किया जाए। कहीं इबोला ला, कहीं गोरा ला। तो ये सब यूक्रेन में भी इनकी बहुत सारी लैब चल रही थी। ये इनको, इनका मकसद ये था कि सिर्फ एलीट क्लास बचे, और ये दुनिया जो है एलीट क्लास लोगों की, खास तौर से यहूदियत में बिलीव करने वालों के पास बचे, और बाकी जो है इस दुनिया में कोई भी मतलब जो कुछ रहे तो वो दास के रूप में रहे, बाकी कुछ ना रहे। यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था, जिसमें फूड कंट्रोल यानी एक एक आदमी को खाना वो देंगे, सड़कें वो देंगे, बस्तियां उन्हीं की चलेंगी, अर्थव्यवस्था उन्हीं की रहेगी, यानी पूर्ण रूप से पूरी दुनिया उन परिवारों के कंट्रोल में होगी। इसी का नाम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रखा था। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में तमाम इकोनॉमी से लेके तमाम सिस्टम उनके कंट्रोल में जाना था। इस बात को डिकोड कर लिया था रशिया ने और चाइना ने, और वो एक अपने अलग लेवल पर तैयारी कर रहे थे। आप मेरे ख्याल से ये बात आज हम दोहरा रहे हैं, हालांकि ये बात हम पिछले 12 साल से कर रहे हैं, और मैंने हर अपने प्रोग्राम में कहा, जब मैंने यूसेड का नाम लिया, जब
एसडीजी गोल का नाम लिया, जब इनके यूक्रेन वॉर के प्लान का नाम लिया, उससे पहले क्रीमिया में जो इन्होंने बदमाशी की थी, जब मैंने उन तमाम खेलों का नाम लिया और तमाम इकोनॉमी कंट्रोल करने के इनके षड्यंत्र के बारे में बात कही थी हर प्रोग्राम में। मेरे ख्याल से लोगों को याद आ जाए 12 साल की हमारी जो बातचीत थी, उसमें मैंने ये कहा था कि तुम्हारा ये प्लान है और ये प्लान क्रैक है, तुम ये नहीं कर पाओगे। हमें हमेशा कहा था ना, लेकिन प्लान बताता था कि प्लान क्या है, और फिर ये बताता था ये नहीं होगा पूरा तुम्हारा, क्योंकि इसे क्रैक कर चुके हैं और इसको रिवर्स गियर में डाला जा चुका है। जब इसके नतीजे आएंगे, तुम्हारी पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे साथ होने क्या जा रहा है, जो हो रहा है। देखिए, एलन मस्क ने शेडो सरकार की बात की थी। एलन मस्क क्या है? एलन मस्क को एक बार उस अदृश्य सरकार का इन्होंने अध्यक्ष बनाया, एक तरह से प्रेसिडेंट बनाया। ये सिर्फ कुछ घंटे, कुछ मिनट या कुछ दिन उसके साथ जुड़ा रहा। बाद में इसको ये समझ आया कि ये बड़े घिनौने लोग हैं, बात कुछ और करते हैं, हो कुछ और रहा है। ये उस संगठन से बाहर निकल गया। इस तरह से एक और खेल खेला गया इसके साथ में, क्योंकि एलजीबीटी, आप जानते होंगे कि एलजीबीटी का मतलब क्या है, जो ट्रम्प भी उसको बैन कर रहा है, एलजीबीटी चीजों को हटा रहा है। तो जहाँ जिनसी ताल्लुकात, मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल, इसमें इन लोगों ने एक एलन मस्क का बेटा है, वो बेटा पैदा हुआ था, और इन लोगों की मीडियाबाजी, इन लोगों का जो एक ड्रामेबाजी ये टारगेट करते हैं। एलन मस्क का जो बेटा था वो अब बेटी बन चुका है। पहले उसे एलजीबीटी बनाया, फिर उसको ऑपरेशन, मतलब कुल मिलाकर जो लड़का पैदा हुआ था वो लड़की में कन्वर्ट हो गया, और वो जानता है कि ये सारे षड्यंत्र जो है यही लोग खेलते हैं, जिससे आम लोगों में ऐसी धारणाएं पैदा हों और उसकी ब्रांडिंग की जाए, और वो फिर ब्रांडिंग हो तो कुदरत का जो एक नाराजगी है वो इन इंसानों के प्रति बढ़े। जैसे कौमें लूत के बारे में आप जानते होंगे, तो कौमें लूत पर जो पत्थर बरसाए गए थे, क्योंकि यहूदियत की तलमूद और तौरा में जो बातें लिखी गई हैं, वो ये लोग अच्छे से जानते हैं कि हम लोग अगर जो है ये हरामखोरी और इंसान टू मेल, फीमेल टू फीमेल जरा कल्चर पैदा कर देंगे तो कुदरत को गुस्सा आएगा और वो इनको खुद ही खत्म कर देगा। तो ये इस खुदा के साथ इन्होंने षड्यंत्र जो है आज ही भी किए, इन्होंने मूसा से पहले भी किए, मूसा के बाद भी किए, और ये लगातार जो है अपने आप को चूजन कहते हैं, और बदमाशी इनकी चूजन की ये है कि ये खुदा को भी बेवकूफ बनाने की हर चंद कोशिश करते हैं। ये इनकी करतूत है। तो इसी करतूत में ये चल रहे थे। मैं इनको हर बार बता रहा था, बेटा ये जो तुम्हारी करतूत है ना, पहले कभी कामयाब हुई है, और अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि नहीं कामयाब होंगे, तुम उल्टे धरे जाओगे और कहीं के नहीं रहोगे। कुल मिलाकर ये था। देखिए, अब आप इस पूरे खेल को समझ लें। लेकिन भाई साहब, अब इसमें यहाँ पर मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि आप अगर इनका खेल बिल्कुल ख़त्म हो गया इस तरह से, तो फिर मेरा भी जो है फ़र्ज़ बनता है कि मैं सवाल ये आपसे करूँ कि कहाँ, मतलब दुनिया तो कुछ जिस तरह से बता रही है, दुनिया की मीडिया जो आईना दिखा रही है दुनिया को, सारी चीज़ें, चाहे वो गोदी मीडिया हो चाहे वेस्टर्न मीडिया हो, वो ये कि मतलब बज़ाहिर जो चीज़ें हैं, अभी अमेरिका का तसल्लुत है दुनिया में इकोनॉमी के हवाले से, अभी अमेरिका का एक सदर आके सारी दुनिया को धमका रहा है। मैं ये सवाल कर रहा हूँ, उसके बाद उसका जो है आप फिर रोशनी डालें। धमका रहा है उधर कनाडा को, उधर यानी कि मैक्सिको को, और फिर चाइना को, सबको, और फिर टैरिफ लगा रहा है, जिससे जिसको जो चाहे वो कह रहा है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि अगर जंगी मैदानों की बात करें तो उधर यानी शाम में भी वो जो चाहता था वो हो गया, और फिर गाज़ा को भी तहस नहस कर दिया गया, और फिर इसके बाद यूक्रेन में भी अगर देखें तो सारा यूरोप और फिर अमेरिका सब साथ रहे, और रशिया को भी बातचीत करना ही पड़ेगा किसी भी तरह से, और फिर सारी चीज़ें अब भी तो बरकरार हैं। और अब भी जो है अमेरिका का सदर की वो हैसियत है कि वो अब भी जो चाहे वो कह रहा है, और दुनिया जो है उसको मान रही है, लोगों को निकालने के लिए कह रहा है तो निकाला जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो फिर अब ये कहाँ धरे के धरे रह गए इनका प्लान? आज भी अरब ममालिक उनको मान रहे हैं, उनकी पॉलिसीज पर अमल कर रहे हैं। क्या आप ये नहीं मानते कि पिछले 12 साल के अंदर जो बातें हमने कही वो जमीन पर हुई, और जिसे आप मीडिया कह रहे हैं मूर्खों की एक फौज, बेवकूफों का एक जत्था, और एक भीड़ जो है, जो कोई टाई पहन लेता है, कोई फ्रेंच कट रख लेता है, कोई चश्मा लगा लेता है,
तो और उसमें अपने आपस में एक दूसरा, तू मुझे खुजा मैं तुझे खुजा की कहानी शुरू करते हैं। आप इनको पत्रकार, मैंने तो कभी इनको पत्रकार माना ही नहीं है, मैंने तो कभी इनको मीडिया माना ही नहीं है। ये प्रोपेगेंडा है, यू कैड यू सेड के हथियार है ये लोग। ये बेसिकली यू सेड और यू कैड ऐसे बेवकूफों का, जाहिलों का ही इस्तेमाल करती है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप जवाब दे दीजिएगा। मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ तो आपको जवाब और आवाम को भी जवाब मिल जाएगा इस बात का जो आपने सवाल किया। ये और इन मूर्खों को, जाहिलों को और बेवकूफों को भी जो है, हालांकि इनको शर्म नहीं आने वाली है क्योंकि ये यू कैड यू सेड के टुकड़ों पे पलने वाले पिल्ले हैं। इनको क्या, इनको पत्रकार कहते हो? इनको इनके गले में पट्टा बांधो। कौन है बकवास करने वाले लोग? पूरी बात सुने आप जी, और उसका जवाब आपको मिल जाएगा। सुनिएगा, बड़ी सीधी सी बात यह है, आपको पता है कि मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि ये अभी बहुत जल्दी यूक्रेन में युद्ध शुरू करेंगे और यूक्रेन में तकरीबन 2 साल, युद्ध के 2 साल पहले आपके साथ प्रोग्राम किया था। ये तो रिकॉर्ड में है कि नहीं मैं नहीं जानता, मगर लोग जो हमें सुनते हैं वो जानते हैं कि मैंने कहा था, मेरे फेसबुक पे जरूर है। तो मैं आपको ये बता दूं, 2 साल पहले मैंने कहा कि ये जाएंगे साउथ चाइना सी में, ताइवान में चाइना को इंडिया और ताइवान में फंसाने के लिए पहले रूस को यूक्रेन में फंसाएंगे ताकि वो उसकी मदद को ना सके, और ये इनको उल्टा पड़ेगा। और फिर मैंने बाकायदा नक्शा खींच के बताया था कि पूरा क्रीमिया से ब्लैक सी को पहले कवर करेगा, परलिजाइड से बेलारूस होगा, और एक जंगी मैदान बना के यूक्रेन को, जो रशिया है वो तमाम इनकी पश्चिमी जगत के हथियारों को यहाँ बुलाकर इन्हें ब्लैक होल में दफन कर देगा और ये हार जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये खुद जंग लंबी खींच के अफगानिस्तान जैसी स्थिति में फंसाना चाहते हैं, मगर इस बार यूक्रेन में खुद फंस जाएंगे, जलील होंगे और इनके तमाम हथियार जो है दुनिया में निकम्मे साबित हो जाएंगे। क्या यही हुआ कि कुछ और हुआ, जरा बताइए। बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ, एग्जैक्टली हुआ। ये तो इसका तो जो है बिल्कुल मानना पड़ेगा, बिल्कुल हुआ है। ये युद्ध शुरू हुआ, जब ये युद्ध शुरू हो चुका था, ये तो मैंने युद्ध के पहले बताया था। अब जब ये युद्ध शुरू हो गया था तो मैंने क्या कहा था, ये युद्ध जो है गाजा में जाके खत्म होगा, ये जंग हारेंगे पूरी तरह और ये मुंह दिखाने के लायक किसी को नहीं बचेंगे। क्या आपके प्रोग्राम में नहीं कहा था? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल मैं वो चीज़ को याद कर रहा हूँ कि इजराइल के हवाले से ये समझा गया, सारी दुनिया ये देख रही थी, एक तसव्वुर जहनों में, और जो न्यूज़ देखते हैं, खबरें देखते हैं आम लोग, तो उनको ये जहन में आ गया था कि भाई गाज़ा तो अब मलबे का ढेर हो गया है, पूरा सब कुछ जो है 80% सब तहस नहस कर दिया गया। अब कहाँ है वो, यानी वो कैप्टिव्स को लिए हुए जिंदा भी हैं, नहीं भी हैं, लेकिन इसके बाद उनका जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, उसने ये आप जो बात कह रहे हैं उसको जो है साबित कर दिया कि नहीं, हम मौजूद हैं। 132 पत्रकारों को मारा इन लोगों ने, क्योंकि जो भी पत्रकार सच दिखाता था उसे मारते थे। और ये मीडिया, आपको याद होगा मैंने ये भी कहा था कि ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इसमें इस बार जंग चल रहा है, चल रहा है, यही बोला था। ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इसमें पश्चिमी जगत अमेरिका सहित तो हारेगा, मगर इसमें मीडिया की सबसे बुरी हार होगी, क्योंकि मीडिया कुछ और बकवास कर रहा होगा और नतीजे कुछ और आएंगे, जिससे मीडिया से पूरी तरह लोगों का विश्वास उठ जाएगा। जो इंसान होगा, देखिए अगर जानवर होगा तो उसका तो मैंने ठेका नहीं लिया है, जानवर को तो कुछ भी बीन बजाओगे क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर इंसान का बच्चा है तो वो मीडिया पर भरोसा बिल्कुल छोड़ देगा, क्योंकि ये बात भी एक्सपोज हो चुकी होगी कि मीडिया दरअसल मीडिया नहीं, बल्कि वो एक खतरनाक किस्म का टूल है जो मानवता के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है। और यूक्रेन और यूसेड ने पूरी दुनिया में यही किया, जिसे आज अमेरिका का जो पूरा मीडिया है वो ट्रंप के और एलन मस्क के और उनके साथियों के बयानों के रूप में कहना उनको पड़ रहा है। ठीक तो है, आज मैंने जो कहा था वो हरफ बहरफ सच हो चुका है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब गाजा पे आ जाता हूँ। बहरहाल भाई साहब, गाज़ा के हवाले से आप कह रहे थे ब्रेक से पहले कि गाज़ा में क्या हुआ। दुनिया तो ये बता रही है कि भाई एक बड़ी ताकत से टकरा गए। देखिए 80% आपका जो इलाका था वो तहस नहस हो गया, कितनी जानें चली गई। क्या हासिल हुआ आपको, इतना सब कुछ कर लिया, क्या हुआ इससे? जी, ऐसी बातें करने वाले बहुत सारे हैं। जी, जज्बात की बातें इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो यूसर्ड जैसी एजेंसियों ने यहाँ तथाकथित बुद्धिजीवी दानिश्वर पैदा किए हैं ना, ये असल में ये एक फेक नैरेटिव बनाया है। और ये फेक नैरेटिव ऐसी बातें मुंह से निकालता है जिससे आपको तकलीफ हो, जिससे आपको चुभन पैदा हो, जिससे आपकी मतलब जो आप समझ सकते हैं कि आप जो है सही दिशा में न जाएं, आप गुस्सा अपना गुस्से में आए और दिमागी तवाजुन खोकर उनकी बकवास सुने। तो वो चिड़चिड़ेपन में
टीज करते हैं आपको दरअसल, जी। वो टीज करते हुए उनको मैं जवाब दे रहा हूँ सभी को। उनसे जो आपका सवाल है उसमें जवाब मैं आपको देना चाहता जी हूँ। जी। देखिए 1948 से मैंने एक बात कही थी कि बालफोर डिक्लेरेशन 1917 के बाद इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को प्लान किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने ऑटोमन अंपायर को तोड़ा। ऑटोमन अंपायर को तोड़ने में सऊदी खानदान का एक सीधा इन्वॉल्वमेंट था। तो सीधा महारानी के साथ, इसको मैं कई बार बता चुका हूँ। उसमें इन्वॉल्वमेंट में बालफोर डिक्लेरेशन क्या था? बालफोर डिक्लेरेशन यही था कि जब इसमें जो है इन्होंने कुर्दों को कहा था तुम्हें एक अलग देश दे देंगे, जब तो इन्हें ऑटोमन तोड़ने के लिए इराक और ये तमाम जो देश बनाए गए थे, अरबों को बनाया गया था, सीरिया, इन पर जो कुछ भी कब्जे करके इनको तोड़ के देने का वादा किया गया था। बालफोर डिक्लेरेशन ये था कि यहूदियों को यहाँ पर बसाया जाएगा, मगर कोई यहूदी यहाँ बसने नहीं पहुंचा। 2-4 यूक्रेन से पहुंचे, तुर्की ने जो है वो अतातुर्क ने कुछ लोगों को भेजा। तो कुल मिलाकर जो लोग यहाँ पर पहुंचे बसने के लिए, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। लोग यहूदी वहां पर आने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि रोथशाइल्ड एम्पायर का पूरा प्लान ये था कि जब तक यरूशलेम में तमाम यहूदी जाके जो है इसराइल में इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक जो है मसीहा नहीं आएगा। तो पूरा गेम जब नहीं हुआ तो फिर इन्होंने हिटलर पैदा किया, और हिटलर पैदा करके उससे जुल्म सितम करवाए, इन्होंने खुद करवाए। जिस तरह आज ये जिनसी मतलब मेल टू मेल होमोसेक्सुअल और एलजीबीटी ये जो बना रहे हैं, उसी तरीके से इन्होंने अपने लोगों को मरवाया और मजबूरन उनको इजराइल में आना पड़ा, जिस जमीन में न कहीं पैदावार थी, न कहीं जो है ज्यादा लोग थे, न कुछ, मतलब कुल मिलाकर एक ऐसी जगह थी जहाँ खुशहाल लोग तो थे, मगर ऐसे भी नहीं थे कि जिनके जर्मनी में, फ्रांस में, बेलारूस में और रूस में और पोलैंड में पूरे बड़े बड़े कारोबार थे, पूरा निजाम इनके हाथ में था, वो उन्हें छोड़कर जो है इजराइल में गया है, ऐसा प्रस्ताव नहीं था। तो इन्होंने हिटलर पैदा करके इनको खदेड़ के यहाँ लाया गया, और खदेड़ के लाने के बाद ये बातें मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज तो पहली बार नहीं कह रहा हूँ। ये बातें मैंने कहा कि इनको मरवाएंगे, इनसे हासिल कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो पढ़ रहे हैं अपनी किताब में वो कुछ भी नहीं है, ये एक फेक नैरेटिव है। उसे जो है इन्होंने मुस्लिम नकली उलमाओं के ऊपर, असलियों को मैं छोड़ देता हूँ, नकली उलमाओं के ऊपर ऐसी ऐसी बहुत सी तहरीर लिखवाई जिससे लोगों को ये यकीन आए नहीं बस अब ग्रेटर इजराइल बन के रहेगा और अब तो जो है इजराइल के आगे सरेंडर कर दो। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जिसमें ये जीत हासिल कर चुके थे। 70 सालों में इन्होंने साइकोलॉजिकल विन को, जीत को जो है बड़ा एंजॉय किया है। जबकि मैं हमेशा कहता था ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इनकी औकात ही कुछ नहीं है, इनको तो ब्रिटेन और अमेरिका बचाता है। और चूंकि मुस्लिम जगत में इनके एजेंट बैठे हैं, वो उनकी हुकूमतें इस इजराइल की वजह से है। तो कुल मिलाकर ये बात पर लोगों यकीन नहीं करते थे, तो आज आपके आंखों के सामने ये जो कहते हैं ना, जो उठ के रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं दे दिए, चीन ने वहां के हमला क्यों नहीं दे दिया। अरे बेशर्मो, तुम अपने घरों में बैठे हो, तुम्हारे मुस्लिम देश अपने घरों में बैठे हैं, और वो बेशर्म जो है तुम उसके लिए भी कह रहे कि इतनी मदद क्यों की, तुम सारा का सारा देश वहां लाके स्टेज पे लगा दो। उन्होंने तो जीत दिलाती है। ये बेशर्म जो टीस करने की बात करते हैं ना, ये तथाकथित मुस्लिम पत्रकार, इनके 12 कान पे यार, कौन बेवकूफ जाहिल लोग हैं ये लोग, ये इस तरह की बातें करते हैं और सिखाते हैं लोगों को। और ये 70 साल से ये सिखाते आए थे ग्रेटर इजराइल जाओ, तुम्हारा बाप बना के दिखा दे ग्रेटर इजराइल को। अब सुनो आगे की बात क्या है। ये तो बकवास करने वाले झूठे लोग हैं, फेक और नकली लोग हैं। न ये पत्रकार है, न ये कोई आलिम है, ये सब बकवास किस्म के लोग हैं। और ये साबित करके बोल रहा हूँ आज, अगर तुमने से किसी में औकात है, तुम्हारी हिम्मत है, तो चलो इजराइल को जिता के दिखाओ। ट्रंप आ गया, अब क्या होने वाला वो बताने जा रहा हूँ। तुम्हारे जैसे पत्रकार और तुम्हारे जैसे नकली आलिम सड़कों में पता नहीं कितने घूमते फिर रहे हैं। ये बेवकूफ लोग हैं जो तुमको फॉलो करते हैं, तुम चाटे खाने के लायक हो। कहाँ से तुमको पत्रकार और आलिम बताऊं। अब सुनो आगे की बात क्या होने वाली है। अच्छा भाई साहब, एक चीज, जहाँ तक ठीक है आगे की बात आप बिल्कुल उसी से जो है आगाज़ करें। जहाँ तक देखें, मतलब कुछ वक्त होता है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, उसमें मसाइब आते हैं। ग्रेटर इसराइल का भी एक फैक्टर ऐसा ही हो सकता है जिसमें हम ये भी तो देख सकते हैं भाई साहब, मतलब मेरी प्लीज़ बात को सुन लें। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम देखें डायरेक्टली आपको नज़र नहीं आ रहा, इनडायरेक्टली अगर देखें तो ग्रेटर इसराइल है। आप खुद कह रहे हैं कि सारे कठपुतलियों को बिठाया, एक वक्त तक इन्होंने किया और आज भी कर रहे हैं। हो सकता है एक बड़ी जंग हो, आने वाले दिनों में एक बड़ी जंग हो जाए, उसके बाद फिर इनका खला खमा होगा। जी जी जी। इन्होंने कहा कि ग्रेटर इजराइल बनेगा। ग्रेटर इजराइल तो था, अब तो टूटा है, बनेगा नहीं।
ठीक है। वो तो ग्रेटर इजराइल, क्योंकि उन्हीं के तो भाई बंधु हाँ, थे अब तक तो सारे। सारी चीजें इनडायरेक्टली कर ही रहे हैं, कहाँ नहीं है उनकी हुकूमत, कहाँ नहीं रही। उन्हीं के भाई बंधु तो थे, ये ग्रेटर इजराइल तो था जो टूट हाँ, गया। मतलब एग्जैक्ट। अगर ग्रेटर इजराइल हाँ, को ये माना बात हो जाए सकती है, तो बिल्कुल। हाँ वो टूट गया। हाँ। अब पूरी बात सुने आप जी। जो है। देखिए, मैंने जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तब मैंने बोल दिया था, जबकि उसके 1.5-2 साल के बाद ये गाजा शुरू हुआ, मैंने कहा ये वार खत्म होगा गाजा में जाके। और ये फिर गाजा वार शुरू हुआ। और जब गाजा वार को आज 15 महीने गुजर चुके हैं, 40 बाई 10 किलोमीटर की वो पट्टी है, जिसे अगर स्क्वायर में करें तो आप कह सकते हैं 20 बाई 20 किलोमीटर का टुकड़ा। जी 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 हाँ। उस टुकड़े में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, इनके तमाम एयर डिफेंस सिस्टम, एरो 3, एरो 2, पैट्रियट, वो आयरन डोम, तुम्हारे जो है थार्ड, हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सब इन्होंने आजमाया। और तकरीबन 27 या 30 मुमालिक ने पूरी मदद की, दिफाई तौर पे भी पूरी सबके सामने मदद की, मगर 20 बाई 20 किलोमीटर के टुकड़े को फतह नहीं कर पाए। आज तुम्हें वो लोगों को कोई दिक्कत नहीं अपने घरों को टूट जाने के, वो ईमान वालों को कोई तकलीफ नहीं कि उनके घर टूट गए हैं। वो कहे हम अपनी इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये जमीन किसी के बाप की जागीर नहीं है, और ये जमीन बिकाऊ नहीं है कि हम बेच देंगे। हम इसी जमीन के इसी टुकड़े में रहेंगे। और कुर्बानियां वो आज भी उन्होंने। आज अगर आप 50 या 55 हजार लोगों की शहादत की बात कर रहे हैं, ये तो इससे ज्यादा लोग तो ये लगातार रोज मारते आए थे। इजरायली कभी 20 मारते थे, कभी 100 मारते थे, कभी 50 मारते थे। ये तो हर बार मारते थे और उनके घर छीन रहे थे। आज तो तोड़े हैं, ये तो उनके घर छीन लेते थे, उनके बच्चों को जो है अनाथ कर देते थे। ये सारी की सारी इजराइल इन्होंने इसी तरह तो कब्जाया खाली करके। तो ये कोई आज लड़ाई हुई है? आज तो लड़ाई ये हारे है। और हारे कैसे हैं? जितने उन्होंने लोग उठाए थे उनको ऊंची गाजा में रखा। हाँ। और तमाम अमेरिका, MI6, MI5 जितना इस मीडिया वाले, ये टाइप वाले पत्रकार, चश्मे वाले जाहिल किस्म के पत्रकार आज भी, मतलब मैंने अभी उनकी टेक्नोलॉजी यूज भी कर रहे हैं बहुत सारे अपने सरहदात पर। मैं एक डिबेट में था 2 दिन पहले, तो उसमें मैं ये नहीं कहूंगा, पत्रकार ने पूछा, अच्छा भाई साहब आप तो मुस्लिम है तो आप ज्यादा समझते होंगे। मैं इसीलिए किसी चैनल पे नहीं जाता कि तुम बेवकूफ किस्म के लोग जो है जब एक सीनियर जर्नलिस्ट को एज ए मेरी धर्म देखना शुरू कर देते हो, मुझे एज ए मुस्लिम, एज ए फलान, मुझे एज ए जर्नलिस्ट मानने के लिए तैयार नहीं है, तुम लोग जाहिल हो। और मैंने डिबेट छोड़ दी इसलिए क्योंकि देखिए सवाल क्या था, एक जर्नलिस्ट ना सिर्फ जर्नलिस्ट होता है, उसका धर्म नहीं होता, उसका धर्म जर्नलिज्म ही होता है, उसका ईमान जर्नलिज्म ही होता है, क्योंकि वो अपने प्रोफेशन कर रहा है। सवाल ये उठता है कि सच बोलना, आप अपने मन की बात कह के लोगों को कहते हो, या जाहिलों की बात पढ़ के जिससे तुम इन्फ्लुएंस होते हो, उनकी बात करके तुम पत्रकार बन जाते हो क्या? मैं तो मैं कहीं रखता ही नहीं हूँ, किसी कोने में नहीं रखता हूँ, जूती पे भी नहीं रखता हूँ अपनी। आगे बढ़ता हूँ चीजों को। देखिए हुआ क्या है, इन्होंने तमाम हथियार इनके फेल हुए। और सबसे बड़ी बात आगे समझिए, अपने कैप्टिव्स को छुड़ा नहीं पाए, आप बोल रहे थे कैप्टिव्स को। देखिए आप अपने कैदियों को छुड़ा नहीं पाए, अपने कैदियों को ढूंढ नहीं पाए। आप कहते हो तुमने गाजा पे कब्जा कर लिया, क्या कब्जा कर लिया तुमने? तुमको ये डील करनी पड़ी, किस बात की डील की है? छोड़ो भाई, छोड़ो हमारे लोगों को, छोड़ो जी, हमारे लोगों को छोड़ो, वो तुमने डील साइन की है। ट्रंप ने तो तुम्हारा फेस सेविंग किया है। क्यों? क्योंकि एक बीच में गद्दारी हुई है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, उसी एंगल से बताऊंगा। आप याद करिएगा कि जब हिजबुल्लाह ने समझौता किया, 3 दिन तक उन्होंने जो मिसाइलें मारी और तेल अवीव को उड़ा के रख दिया, और जब इनका हाइफा को उड़ा के रख दिया, जब इनकी जो है कई ऐसे इलाकों में जब इनकी तकरीबन 90% जनता जमीन के नीचे चली गई, और नेतन्याहू के घर पे जाके मिसाइल गिरने शुरू हो गए, 1 मिनट के अंदर जो है वो डील फाइनल हो गई। हिजबुल्लाह ने शांति कर ली जो है, और वो शांति ईरान के थ्रू हुई। तो ये एक मैंने पहले ही बता रखा था कि ईरान एक मूवमेंट आएगा जहां पर वो यू टर्न लेगा। वो यू टर्न लिया गया। उसके बाद मगर हमास और हुतीस जो है वो लड़ते रहे। अब लगातार आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट करियर, जिसके जरिए वो पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी जमाता था, जब हुतीस ने हाइपरसोनिक मिसाइल मारे तो यहाँ लाल सागर से लेके क्यों भागा, अरब सागर से लेके क्यों भागा, मेडिटेरियन सी से लेके क्यों भागा अपने जहाजों को? ये होती है हार और जीत। मगर मीडिया नहीं बताना चाहता ना। मीडिया तो ये बताना चाहता है कि भाई गाजा में जो है सीधे चीन और वो ईरान, वो रूस को नहीं आके लड़ रहे। अरे रूस और चीन ही लड़ रहे थे, उससे पहले तो ये लोगों को मारा जाता था ना।
आज उनमें जो ताकत थी, जो आज हूती जैसा नॉन स्टेट एक्टर जिनके पैरों में चप्पल नहीं होती, उनके पास वो हाइपरसोनिक होता है जिसे रोकने की ताकत पूरे पश्चिमी जगत, इसमें जापान, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन सब मिलके भी जिनके मिसाइल नहीं रोक पा रही है, वो क्या तुमको लगता है हूतीज ने बना लिए या ईरान ने बना लिए? अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो महाजाहिल और मूर्ख से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये सब रूस और चीन की देन है जो रोक लिए। अब इसको सबूत के तौर पर प्रूव करूंगा। देखिए होता क्या है, कोई भी टेक्नोलॉजी किसी आदमी के ऐसे हवाले कर दी जाए कि उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके फिर वो यूक्रेन के और तमाम इलाकों में जाकर रूस और चीन को ही घेर के बैठता है, सिर्फ इन चंद छोट भैये पत्रकारों, छोट भैये जो है ज्ञानियों से के कहने पे वो अपनी तमाम टेक्नोलॉजी जाके जो है इजराइल को, ब्रिटेन को और अमेरिका को सौंप देंगे। ये जाहिल बच्चे, इनको क्या पता है? इनको तो जो उकसाने वाले, जज्बात भड़काने वाले एक युद्ध है जिसमें जीत हो रही है, वो देखो रिजल्ट देखो क्या है। रिजल्ट ये है कि यूक्रेन के अंदर तकरीबन 12 लाख लोग मारे जा चुके हैं। 12 लाख। गाजा की कैजुअलिटी मैं कंपेयर नहीं करता, मैं मानता हूं कि जो इजराइल जो वहां पर मरने वाले जो है नॉन स्टेट एक्टर और खरीदे हुए सिपाही और मजबूरी में लड़ाए जाने वाले यूक्रेन के लोग हैं, उनकी एक गाजा के एक मासूम के बराबर भी उनकी कोई औकात नहीं है, ये तय है। मगर सवाल ये है कि एक तरफ 12 लाख इनके लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, अमेरिका सबके शामिल है। यहाँ जो है गाजा में कैजुअलिटी निहत्ते लोगों 55,000 है, 55,000 निहत्ते लोगों को मारा है। इसमें हमास के लोगों के नहीं, क्योंकि डील के 3 दिन पहले का बयान जाके देखिए जो है उसने क्या कहा है, जो डिफेंस सेक्रेटरी था बाइडेन सरकार में, उसने बयान दिया बाकायदा कि गाजा के जितने हमास के लड़ाके मरे थे, उसने यही वो वर्ड यूज किया कि जितने मरे थे उसने ही उन्होंने भर्ती कर लिए हैं, यानी उनकी जो टीम थी उसमें कोई कमी नहीं आई। यानी 15 महीने पूरी दुनिया के साथ लड़ने वाले उनके लड़ाके उतने ही खड़े हैं, जबकि इजराइल के अपने लड़ाके घरों में हैं, कुछ छोड़ के भाग चुके हैं, कुछ को दिमागी तवाजुन बिगड़ चुका है, कुछ लोग जो है देश ही छोड़ के खाली करके जा चुके हैं। आप जानते हैं कि तकरीबन 35% लोग इजराइल छोड़ चुके हैं। ये जो वो बात हम पहले भी बता चुके थे कि देश छोड़ेंगे, अभी तो और छोड़ेंगे, अभी तो तमाशा देखते जाए। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हार थी, ये सिर्फ यही हार नहीं थी कि इन्होंने हूतीज की मिसाइलों को नहीं रोक पाए, और ये बाकायदा जब वो कहते हैं कह के मारते हैं, चलो हम तुम पे मिसाइल मार रहे हैं रोको, और ये वो मारते हैं, वो लगती है जाके निशाने पे, ये नहीं रोक पाते, इसलिए डील पर मजबूर होते हैं। ये जानते हैं मीडिया के जरिए ग्लोरीफाई करके एक अच्छा भाई साहब, अब किस तरह का ये अहमद खाना मामला है? मतलब आप जिस तरह से कह रहे हैं, ये मतलब बाज़ाब्ता तौर पर टेबल पर आकर घुटने टेक कर आपको जो है डील करके, मतलब ताकत की बुनियाद पर आप अपने कैप्टिव्स को नहीं छुड़ा पाए, ताकत की बुनियाद पर आम लोगों को आपने सिर्फ मारा। आप सिर्फ डील करके मुज़ाकरात के जरिए अपने बागियों को, अपने जो है यरगमालियों को छुड़ा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये डोनाल्ड ट्रंप का ये किस तरह का बयान है? अरे भाई, आपको अगर करना था तो आप कैप्टिव्स को नहीं छुड़ा पाए, आप गाजा पर कब्जे की बात कर रहे हैं और गाजा वालों को छोड़, अरे लड़ाई तो उसी की तो है जी। ये एक बहुत बड़ा पेच है, इसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यही आखिर खेल है, यही खेल है जबरदस्त पुतिन का, जो लोगों की समझ के बहुत दूर है। ये मैंने क्या बोला, ये जो ट्रंप ने बोला, ये पुतिन का एक खेल है जो लोगों की समझ से बहुत दूर है, मैं समझाऊंगा। अरे भाई, जो जिन्होंने अपनी जानें देकर जो जमीन नहीं छोड़े, तुम्हारे बयान पर छोड़ेंगे। और फिर अब ये मतलब ट्रंप का ये बयान आ रहा है कि हम इसमें जो है फौजियों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक एडवाइस के तौर पर कह रहे हैं, हम तामीर नौ की बात कर रहे हैं। इजिप्ट को चले जाएं, जॉर्डन को चले जाएं। नहीं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये डील ऑफ सेंचुरी में ना, मैं आपके साथ ही प्रोग्राम कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि डील ऑफ सेंचुरी में सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, इन सब के साथ में एक चीज तय हुई थी। उस डील ऑफ सेंचुरी के बाकायदा प्रोग्राम आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा, नाज़रीन को भी याद होगा, जब मैंने कहा था कि उस डील में तय हुआ है कि सनाई के सहरा में और जॉर्डन में और इजिप्ट में जो गाजा के लोग हैं, इनको जो है भेजा जाएगा, इनके मकान दिए जाएंगे, इनको पैसे दिए जाएंगे। ये इनका मंसूबा है।
ये मौके में वो बाकायदा डील ऑफ सेंचुरी का पार्ट था। हाँ मैंने जी, बोला था इसको वो बाकायदा। हाँ इसको जो मनामा सिग्नेचर था, जो मनामा ट्रीटी थी, मनामा ट्रीटी का मैंने बिल्कुल ओपन किया था सबके सामने। जी जो ट्रंप बोल रहा है वो नई बात थोड़ी बोल रहा है। जी मैं तो इसको 4 साल पहले बोल चुका हूँ। मैं जी तो ट्रंप के पहले कार्यकाल में बोल चुका हूँ। मैंने कहा कि ये जो तुम कह रहे हो, ये बकवास कर रहे हो बेटा, ये ख्वाब देखना बंद करो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अभी तुम पे जो गुजरेगी तुम्हारा बाप भी नहीं जानता। तो सवाल ये था, आप समझिए इन चीजों को, कि कोई नई बात थोड़ी हुई है। ये तो जो 4 साल पहले मैंने बताया था वो बोला है, नया थोड़ी बोला। मगर ये अब इसका साइड इफेक्ट क्या है वो समझना है। जी जी मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ जो बेवजह जज्बाती हुए जाते हैं और सिर्फ अपने ही घर में बैठ के पजामे से बाहर हुए जाते हैं, बाकी अपनी खुद की स्थिति जानते हैं वो क्या है। अब आगे बताता हूँ आपको। जी देखिए, हथियार तो ईरान को भी जो खास हथियार थे वो रूस और चाइना ने नहीं दिए, टेक्नोलॉजी दिए, कुछ दे रखे हैं जिससे वो पश्चिमी जगत के साथ टकरा सके। अब F-15, F-16 और वो अपग्रेडेड इसराइल के F-15, F-35, ये तमाम और ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बेड़ों ने मिलकर इसराइल के अपग्रेडेड F-35 और F-15 जो उसके 35 जो उसके अपग्रेडेड वर्जन है, जिनकी तारीफें करके दुनिया को बेवकूफ बना रहे थे लोग, उन सब के साथ इन्होंने चुनौती के साथ हमला किया। किसके साथ? किस पे जाके? ईरान पे जी ईरान पे हमला किया। रूस के जो टीमें थी, जिनका मैंने आपके प्रोग्राम में बताया था कि वहां एक बाकायदा पहुंच चुकी है चीजें और ईरान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये बात आपको बता दी थी। जी हाँ। मगर वो हथियार जो आसमान की रक्षा करेंगे ईरान की, वो ईरान को नहीं दिए जा सकते, क्योंकि ईरान भरोसे के लायक नहीं है। ईरान का जो कानी था, जो जनरल कासिम के बराबर में था, वो मोसाद का एजेंट निकला, आप जानते हैं। तो इसलिए जहां पर मोसाद के एजेंट जो है निकलते हैं, ये तो डायरेक्ट ही एजेंट है, अरब तो डायरेक्ट ही एजेंट है, मगर ईरान के अंदर भी तो घुसे हुए ना लोग बाग। तो सवाल ये उठता है कि इतनी आसानी से अपनी चीजें लीकेज नहीं की जाती, मगर रक्षा की जाती है। वो रक्षा कैसे की जाती है वो बताता हूँ। रक्षा ऐसे की कि इन सब ने मिलकर ईरान पर हमला किया, जोर शोर से ऐलान करके नेतन्याहू पजामे से निकल के बाहर हो गया और एक मिसाइल जमीन ईरान का नहीं छू पाई, जिसमें तमाम पश्चिमी जगत जो बड़े बड़े इनके F-35 से लेके F-15 से लेके इनकी जितनी सोनिक पोनिक थी सब मिला के इन्होंने हमले किए और ईरान की जमीन को ये नहीं छू पाए। ये ताकत थी रूस की और चीन की, जो दिखाया, जो इनकी पूरी मुकम्मल तौर पर हार थी, जिसके बाद इनके पैंट पीछे से पीली हो गई। अच्छा, इनकी आगे से गीली हो गई, पीछे से पीली हो गई। भाई साहब, अब बिल्कुल वक्त हमारे पास जो है 8-9 मिनट है। अब इसमें हमको जो है चाइना, ये जो ट्रेड वॉर भी जो शुरू हुआ है, यानी ट्रम्प के पहली मियाद में जो था वही नक्शा अभी हम देख रहे हैं, उस हवाले से भी जानना है। उसके जो जो इफेक्ट्स हो रहे हैं सारी दुनिया में, उस हवाले से भी, फिर भारत की भी बात करनी है, भारत जो, और फिर भारत में इस हवाले से भी करना है। जब दुनिया में इतनी तब्दीलियां ट्रम्प लाने जा रहे हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रम्प प्रधानमंत्री मोदी के बहुत ही अच्छे दोस्त, तो उस हवाले से भी थोड़ा सा एक हल्ला गुल्ला और एक उत्साह हम जो है देख रहे हैं देश में, उस पर भी बात करना चाहूंगा। लेकिन चाइना और अमेरिका के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या लग रहा है? मैं पहले चाइना और अमेरिका के बारे में बताता हूँ। देखिए, पिछला जो ट्रेड वॉर था, शुरू करना चाहता था, उससे अमेरिका को यकीनन तौर पर फायदा होता पिछले ट्रम्प में। इस बार ये पूरा बैकफायर कर चुका है, क्योंकि तमाम प्रोडक्शन जो है सिमट कर चाइना पहुंच चुकी है। जितने ट्रेड में टैरिफ लगा रहा है अमेरिका, उससे ज्यादा चाइना ने उस पर टैरिफ लगाए हैं और अपनी करेंसी को खुद उन्होंने डॉलर के मुकाबले डिवैल्यू किया है। बाकी उन्होंने वो एक रणनीति अपनाई है, क्योंकि इसमें अच्छा, ये इस दरमियान में डीप सीक ने भी कुछ ऐसा कर दिया कि क्या कहें, डीप सीक ने कहा, मतलब $100 मिलियन में चैट जीपीटी एक ही दिन पहले जब ट्रम्प, और ये 6 मिलियन में इन्होंने कर दिया। जी, जब अमेरिका को एआई का बादशाह बनाने का ऐलान और $50 बिलियन का ऐलान कर रहा था, 500 जो है डीप सीक चुपके से ऐलान करके इसकी पूरी इकोनॉमी को धराशायी कर दिया। 2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। हम भारत जैसा देश 1 ट्रिलियन और प्लस करके हम नंबर 4 में, तीसरे चौथे नंबर की इकोनॉमी बनने का ख्वाब देखते हैं। चाइना के एक छोटे से वार ने, छोटे से ऐप ने जो है 2 ट्रिलियन जो है उसका पानी हो दिया और अभी तो बहुत डूबेगा। अब एक चीज मैं बताता हूँ, ट्रेड वॉर में जितने कदम ट्रम्प उठा रहा है
वो सब के सब अमेरिका को बैकफायर कर रहे हैं। अच्छा। अमेरिका के अंदर बेचैनी बढ़ चुकी है। ये जो यूसेड जो है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, जिसका भारत पे भी पूर्ण रूप से कब्जा है और पाकिस्तान पे भी कब्जा है, और ये तमाम दुनिया के देशों में अपना काम करता है और सत्ता परिवर्तन करने का काम ये करता है। ये जनता में इन्फ्लुएंस कर काम करता है, यही सत्ता बनवाता है, यही गिरवाता है। इसीलिए हमने रूस को बहुत पहले बता दिया था कि वहां पर ये बगावत नहीं करवा पाएगा, क्योंकि निकाल दिया उन्होंने, जो है उन्होंने निकाल दिया। तो यहाँ ये यूसैड के जंगल से निकल नहीं सकते, मगर अब यहाँ भी किचड़ बिचड़ चीजें हो जाएंगी, क्योंकि यूसैड को वो खत्म कर देगा। और ये प्लान जो है, प्लान पुतिन है। और ये जो ट्रम्प आया है इस बार, ये बेसिकली यूएसएसआर का जो गोर्बाचोव था वो बन के आया है। अच्छा। अब ये रशिया अमेरिका का टूटना तय है। टाइम आपके पास कम है, ये मैं पहले भी बता चुका था। अब आप अपनी आंखों से देखना शुरू करेंगे कि अमेरिका टूटता कैसे है। वहां का जो डीप स्टेट है और ये जो इजरायली यहूदियों का जो कब्जा है हथियार लॉबी का, इनके हथियार चाइना और रशिया के सामने फ्लॉप हो चुके हैं। इनमें कोई मार्केट मिलने वाली नहीं। यूसैड यूक्रेन के दबाव में कुछ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को डरा के कुछ जो है कुछ डॉलर वसूली कर सकते हैं। ये 1 साल से ज्यादा वो भी नहीं कर पाएंगे। सवाल ये उठता है, ये इनका नेटवर्क टूटने जा रहा है। ये नेटवर्क टूटने के बाद सीआईए जो है पंगु हो जाएगा, वो खेल नहीं खेल पाएगा जो वो खेल पाया था। MI6 अंधी हो जाएगी, उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। पश्चिमी जगत पत्थरों का दौर शुरू हो चुका है। सवाल ये उठता है, ट्रम्प जितने भी सैंक्शन लगाएगा, वो जाहिरी तौर पर आप सोचिए ना, आप अपने घर में कहें कि मैं अपने घर में जो एंट्री होने दूंगा उस पर जो है 15 रुपए का मैं चार्ज ले लूंगा आपसे। तो जो आपके घर में प्याज लेके आ रहा है 100 रुपए के 1 किलो, आप 15 रुपए उसके ऊपर लगा रहे हैं, तो वो 115 आप ही को देने पड़ेंगे। सवाल ये उठता है कि वो प्याज आपके घर में पैदा होते नहीं है और प्याज आपको लेने ही पड़ेंगे। और आपको जब लेने पड़ेंगे और आपने खुद कह दिया मैं 15 रुपए तो मैं इसमें से काट लूंगा, तो काटने के लिए जो वो 100 रुपए की बेच रहा था प्याज, वो आपको 115 रुपए के बेचेगा। वो अपने 100 वापस लेके चला जाएगा, आप अपने 15 खा जाएंगे। यानी आपके लोगों को वो 115 रुपए के पड़ेंगे। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा एक मूर्ख और अहमकाना जो जानबूझ के उठाया जाने वाला कदम है, जो सिर्फ अमेरिका को 2.5 साल की खुशहाली देगा उन लोगों को जो ट्रम्प के समर्थक हैं और जो कैपिटलिस्ट हैं। उनकी इकोनॉमी, उनके सिस्टम को धराशायी होते देखेंगे, चीन की तरफ भागते देखेंगे और कई देशों में वो जो है अपनी दुकान लगाने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर ये है 2.5 साल के बाद फिर उनका सामाजिक टकराव शुरू होगा और वो 50 टुकड़ों में बंटना तय है। वो भूल जाइए, वो तो पुरानी बात जो कह रखी है ना, तो आज तक सही हुई है, ये भी गलत होने वाली है। ठीक है भाई साहब, यानी डोनाल्ड ट्रम्प क्या है आप ये बता रहे हैं, गोर्बाचोव जो यूएसएसआर के थे। लेकिन मैं अभी आखिरी, बिल्कुल हमारे पास 4 मिनट रह गए भाई साहब, 3-4 मिनट। एक सेकंड लेता हूँ, एक बात और बता दो। उन तमाम मूर्ख और जाहिलों और समझदारों सबके लिए की सवाल है, इतनी अकल लगा लेना कि ट्रम्प कोई नई मिसाइल नहीं है, हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिला के कोई नया फार्मूला या और शनिक बना दी है रशिया की तरह। ये कोई जितने हथियार अमेरिका के पास थे, इन्होंने सारे हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन और गाजा में इजराइल की रक्षा के लिए कर चुके हैं। सबके भसरे पीटे जा चुके हैं, सबका मुंह तोड़ा जा चुका है। इनकी औकात नहीं है। ट्रम्प की जबान कोई अपने आप में बहुत बड़ा परमाणु बम नहीं है कि वो फट के दुनिया को डरा देगी, पर वो अमेरिका में ही बैठा है और अमेरिका के पास जितने संसाधन थे, यूपैड, यूसैड, FBI, CIA सब मिला के और इनके तमाम हथियारों को मिला के धूल चटाई जा चुकी है। इनकी औकात खत्म हो चुकी है। मीडियाबाजी में कुछ मूर्ख इनकी बकवास कर रहे हैं और कुछ मूर्ख सुन के खुश हो रहे हैं। इसलिए चंद मूर्खों की बकवास सुनने और कहने के अलावा ठीक है, कुछ भी नहीं है। ट्रम्प एक पुतिन का जो है गोर्बाचोव है जो अमेरिका को तोड़ने आया। ठीक है भाई साहब, 2 मिनट हमारे पास हैं, उसी में आप इसको मुकम्मल कर लें, क्योंकि देश की बात है, हमारे वतन की बात है। और फिर जिस तरह से आपने ट्रम्प को बहरहाल जो कुछ भी कहा है ट्रम्प के हवाले से, लेकिन ट्रम्प एक विश्व गुरु का दोस्त है और वो ज़रूर कहीं ना कहीं उस विश्व गुरु को देखता है। और ये विश्व गुरु के हवाले से हमने यहाँ तक कि यूक्रेन के हवाले से भी सोचा कि वहाँ पर भी अगर कोई जंग बंदी करवा सकता है, अमन ला सकता है, तो वो विश्व गुरु ही है। तो विश्व गुरु और ये ट्रम्प की जो केमिस्ट्री है, ये ख़ुद हमारे देश के लिए जो है कितना लाभदायक होगी, कितना फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि हम तो फ़िलहाल तो जो है सारी दुनिया को लेकर चल रहे हैं। अब ये तो सुपर पावर जो भी है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का जो है एक अच्छा सा यानी दोस्त जिसको कहा जाता है हमारी मीडिया में, तो हमको क्या मिलने जा रहा है या फिर क्या जो है हम ये है कि अगर चीन पे टैरिफ लगाया जाएगा तो जो शर्तें भारत से मनवाना चाहता है ट्रम्प, वो शर्तें भारत मान नहीं पाएगा, क्योंकि
हमारी मतलब ट्रम्प की ऐसी मजाल हो सकती है कि भारत से वो कुछ बात मनवाए या फिर शर्त रखे भारत? नहीं तो 10 सालों में आपको सबको नाज़रीन को पता है मैंने क्या बताया था। मैंने कहा सैंक्शन लगानी पड़ेगी भारत पे भी, और ये जो डिपोर्ट करने का तरीका, जलील करना, बेइज्जती करना, भारत को भी लगाना पड़ेगा उस पर सैंक्शन। एक डिप्लोमेट की, मामूली डिप्लोमेट की तरह दरवाजे पर पड़े रहना और फिर हर बात को तसल्ली से तस्लीम कर लेना, और हमारे बड़े बड़े मतलब NSA और हमारे रक्षा मंत्री और तमाम हमारे गृह मंत्रियों पर मुकदमे और उनके नाम पे सम्मन और नोटिस जारी कर देना, ये सब जो है एक वो थ्रेट डिप्लोमेसी है, जिसके जरिए वो चीन के साथ हमारा एक तकरार चाहता है, जिसके जरिए यानी जिस तरह रूस यूक्रेन में फंसा है इसी तरह भारत में जो है वो चीन फंस जाए। बट भारत की कम से कम जो जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझती है अच्छे से कि मैंने वर्ड यूज किया, जो जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझती है अच्छे से कि हम 3rd जनरेशन के वेपन लेकर बात कर रहे हैं और 6th जनरेशन के वेपन चाइना के पास मौजूद हैं, जिसकी औकात खुद जो मुकाबला नहीं कर सका यूक्रेन में, गाजा में चाइना और रशिया का, अमेरिका, वो भारत को क्यों जबरदस्ती धकेलना चाहता है? इसका लाभ उनको नहीं मिलेगा। तो कुछ दिनों के अंदर खुशामद दरामद चलेंगी, बातचीत चलेंगी, अल्टीमेटली सैंक्शन जो है वो भारत पर भी लग जाएगी, क्योंकि चीन पे अगर अकेले लगती है तो भारत के बाजार को फायदा होगा, क्योंकि चीन का माल अगर महंगा होगा तो भारत में जो कॉस्ट हमें पड़ती है भारी टैक्स अदा करने के बाद और सरकार की छूट के बगैर प्रोडक्शन करने के बाद, तो वो कॉस्ट मतलब मीट आउट हो जाएगी, मैच हो जाएगी, जिससे चाइना और भारत का प्रोडक्शन एक ही कीमत पर बिकने लगेगा। तो इससे भारत के बाजार को बढ़ोतरी होगी और ऐसा ट्रम्प होने नहीं देगा। अच्छा, आप ये देखिए, मुझे खुश होने की कोई वजह नहीं नजर आती है, क्योंकि ट्रम्प का पिछला भी ऐलान मुझे याद है जब पेंटागन ने कहा। जी भाई साहब 30 सेकंड हो गया भाई साहब वक्त। जी कुल मिला के बातें अधूरी रह गई हैं बहुत सारी बिल्कुल तो, मगर ये बातें अधूरी रह गई हैं, मगर जो आज तक की थी वो सब पूरी हो गई हैं। बिल्कुल, और इसको कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह फिर जो है इस हवाले से, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं अभी जिसके हवाले से जो है बात करेंगे और सिस्टमेटिकली और सबूत और एविडेंस के साथ। जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।